Good morning, student. How are you? I hope you all are fine. This is me, वीरेंद्र सिंह, और आज हम क्लास 11th राजनीति शास्त्र का चैप्टर 3 चुनाव और प्रतिनिधि इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करने वाले हैं। बेटा, इससे पहले इसी टॉपिक में इसी चैप्टर के अंदर हम बात कर चुके हैं चुनाव का प्रोसेस क्या है इंडिया के अंदर, और भारत में लोकसभा के चुनाव में जो प्रणाली हम अडॉप्ट किए हुए हैं दैट इज द एपीटीपी सिस्टम, सर्वाधिक मत वाले की विजय। और इसके बाद में हमने बात किया पीआर रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जो हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर राज्यसभा के चुनाव के लिए हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग करते हैं। तो दोनों के बारे में अगर हम डिस्कस कर चुके हैं तो मेरे ख्याल में अब हम आगे बढ़ सकते हैं कि इन में से एपीटीपी सिस्टम को ही लोकसभा के लिए क्यों अपनाया गया हमारे देश में, और क्यों नहीं जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है वो अपनाया गया, इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले फिर एक बार मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं ताकि इन दोनों के बारे में डिस्कस करने में हमें अच्छा रहे। देखा था आपने इजराइल और नीदरलैंड के अंदर, स्पेसिफिकली हमने एग्जाम्पल लेकर इजराइल के बारे में बात किया गया था कि इजराइल को पूरा एक जो चुनाव है होते हैं, जब वहां पे जनरल इलेक्शन होते हैं, जैसे हमारे देश में लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, ऐसे ही वहां पर जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो वो पूरे देश को एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी मान के चलते हैं, और उस चुनाव के जो प्रोसेस के अंदर पार्टियां ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं और कैंडिडेट का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता। इवन कैंडिडेट के नाम ही वो प्रायोरिटी में, प्राथमिकता में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कर देते हैं, लेकिन कैंडिडेट का जो जनरल पब्लिक है, आम पब्लिक जो वोट डालने वाली है, हो सकता है कि उनको पता भी ना रहे कि हमको कौन रिप्रेजेंट करने वाला है। तो अपने आप में एक विडंबना है। वहां पर देखा जाए तो जो चुनाव से चुनकर जिनको भेज रहे हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, चुनाव के परिणाम आने के बाद में उनको पता लगता है कि हमारे क्षेत्र से कौन हमको रिप्रेजेंट करने वाला है। इनफैक्ट बहुत क्लियर ये भी नहीं होता है, क्योंकि पूरे देश के लिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी होती है और उसमें पार्टी को ज्यादा महत्व है। जबकि बात करें भारत में लोकसभा के चुनाव की बात करते हैं तो लोकसभा के चुनाव से पहले ही जैसे नॉमिनेशन पेपर फाइल किए जाते हैं, जो इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है, तो चुनाव आयोग ये डिक्लेयर कर देता है इस पार्टिकुलर चुनाव क्षेत्र से कितने कैंडिडेट खड़े हुए हैं, कौन कौन सी पार्टी से हैं, आजाद उम्मीदवार कौन कौन है, या पार्टी का जो कैंडिडेट है उनके नाम के बारे में, इवन उनके हिस्ट्री भी आप पूरा जान सकते हो कि आपके चुनाव क्षेत्र से जो उम्मीदवार है उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका चरित्र किस तरह का है, किस तरह के उनके ऊपर आरोप लगे हैं, या किसी केस में, संगीन केस के अंदर उनको आरोपित किया गया है, या कन्विक्टेड किया गया है, या दोषी पाया गया है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होता है, जबकि ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात करें जो इजराइल में अपनाते हैं वहां पर नहीं होती है। और हमारे देश में जो हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के चुनाव के बारे में अगर बात करें तो जो यहाँ पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम अपनाते हैं, इसमें हमने आपसे पहले भी बात की थी कि जो कैंडिडेट है उनकी कंटेस्टेंट जो है उम्मीदवार, राज्यसभा की अगर बात करें तो हमने हरियाणा का एग्जांपल लेकर बात की थी, तो उनको जो इंडिविजुअल है, वोटर्स है, उनको प्राथमिकता देनी होती है। सपोज करो हरियाणा से 5 कैंडिडेट, जहां पर 2 वैकेंसीज हैं, उसके लिए 5 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तो पांचों कैंडिडेट में से हर एक वोटर्स को, 5 कैंडिडेट को वोट डालनी होगी, और जो बैलेट पेपर है उसमें आपको अपनी प्रेफरेंस देनी होगी, आप फर्स्ट किसको चाहते हो, सेकंड कैसे चाहते हो। सिमिलरली इट हैपेंड फॉर द प्रेसिडेंट इलेक्शंस एंड दी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में भी आपको प्रायोरिटी देनी होती है, आप किसको नंबर 1 पे रखना चाहते हो, नंबर 2 में। और जो जैसे जैसे राज्यसभा के चुनाव की बात करें तो जो सबसे लिस्ट नंबर ऑफ वोट जिसको मिलते हैं वो मुकाबले से बाहर हो जाता है और उसके वोट ट्रांसफर हो जाते हैं जो मुकाबले में बाकी विजय होते हैं। जब तक कि जो एक
मैजिक नंबर आप बोल सकते हो, जो एक 50% टोटल वोट का जो 50% प्लस 1 वोट जिसको नहीं मिलता। हमने अच्छी तरह से जो देश अपने हरियाणा के अंदर राज्यसभा के जो कैंडिडेट चुन के आते उसके बारे में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं क्यों हमारे देश ने लोकसभा के चुनाव के लिए एपीटीपी सिस्टम, सर्वाधिक मत वाले की विजय को सिस्टम को अपनाया और क्या कारण रहे होंगे, इसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। 5-6 पॉइंट के ऊपर हम सिलसिलेवार बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो, सर्वाधिक मत वाले की विजय में पूरे देश को कॉन्स्टिट्यूएंसी में, चुनाव क्षेत्र में बांट दिया जाता है और फिर किसी भी एक चुनाव क्षेत्र को ले लेते हैं। बात करें अगर हमारे इस क्षेत्र में गुड़गांव की कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो सपोज करो वहां पे से 12 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तो आप जब वोट डालेंगे तो आपको सिर्फ एक कैंडिडेट को मत डालना होता है और ऐसे जिसमें 12 कैंडिडेट में जिसको सर्वाधिक वोट मिलेंगे, काउंटिंग के दौरान सर्वाधिक वोट मिलने वाला विजयी घोषित होता है। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, हर एक आम आदमी के समझ में आ सकता है। वोटर्स हमारे देश में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, आप बात कर सकते हैं, हम बात करते हैं जो अडॉप्ट किया गया था, जो संविधान के लागू होने के बाद में 1950, 51 इनफैक्ट 52 के ऑनवर्ड्स की बात करते हैं, जो पहला चुनाव हुआ 51 और 52 के दौरान में। तो उस टाइम देश की जनसंख्या इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जिसका उपयोग हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव या राज्यसभा के चुनाव में करते हैं, वो इतना समझ में एक आम नागरिक के समझ में आने वाली बात नहीं थी, सिंपल इतना नहीं था। दूसरा सिस्टम है कि इसमें जो अपने एपीटीपी सिस्टम है ये बड़ा सिंपल है, एक आम इंसान को समझ में आ सकता है। सेकंड, इसका फायदा ये होता है, बेनिफिट ये है कि इसमें आपका जो कंटेस्ट, जो आपको रिप्रेजेंट करने वाले उम्मीदवार, वो आपके सामने उनके चेहरे होते हैं, उनका इतिहास होता है, उनके बारे में आप जान पाते हो पहले से। और थर्ड, इसका सबसे जो अच्छा उपयोग है, जो मैंडेट है किसी पार्टिकुलर पार्टी को क्लियर बहुमत मिलता है। और फिर आगे अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने बात की थी 1984 के इलेक्शंस को लेकर, हमने इस चैप्टर में बात की थी कि टोटल वोट का जो टोटल वोट है, अगर 100 वोट मान के चलें तो सिर्फ कांग्रेस को 1984 के इलेक्शन में आफ्टर द डेथ ऑफ असैसिनेशन ऑफ मैडम इंदिरा गांधी जो चुनाव हुए थे, एक कांग्रेस के प्रति एक लहर थी और उसमें 48% वोट कांग्रेस को मिले थे और 48% वोट जो कि 543 लोकसभा के मेंबर चुने जाने थे, 48% वोट यानी कि 52% वोट कांग्रेस के अगेंस्ट में जाने के बावजूद, इसके बावजूद भी 48% वोट पाने के बाद में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होकर उभरी थी और उसको 415 सीटें मिली थी, जो अपने आप में एक बड़ा एक कह सकते हो क्लियर मैंडेट है। तो यानी कि वोट का परसेंटेज कम होते हुए भी बोनस के रूप में उनको काफी ज्यादा सीटें मिल जाती हैं, जबकि यानी कि बात करें तो उनको लगभग 415 सीटें 80% के लगभग सीटें होती हैं, तो इतनी सीटें उनको मिली थी। तो ये एक स्टेबल गवर्नमेंट आपको दे पाता है एपीटीपी सिस्टम, सर्वाधिक मत वाली। चलो अभी हम डिस्कस करते हैं, कुछ पॉइंट्स हमने लेके रखा हुआ है, थोड़ा बहुत कुछ तो आप पहले जान पाए हो। जो एपीटीपी सिस्टम है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, इट इज ए कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। जैसा कि अभी हमने आपके सामने डिस्कस किया, एक आम वोटर्स को, एक आम नागरिक को इसके बारे में समझ में बहुत ज्यादा नहीं आ पाता है। पीआर सिस्टम की समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में बहुत ज्यादा इतने अच्छे से समझ में नहीं आता है, तो कॉम्प्लिकेटेड है। जबकि अगर इसके विपरीत देखें, जो दूसरा है एपीटीपी सिस्टम है, वो बड़ा सिंपल है। एक हमारे देश के अंदर अगर चुनाव की बात करें, पूरे मतलब विश्व के अंदर ये चर्चा का विषय था, जो 1951 और 52 के चुनाव, जो फर्स्ट लोकसभा के चुनाव जनरल इलेक्शंस हुए, कि यह सिस्टम को जो देश की जो लिटरेसी रेट को देखते हुए जो राजनीतिक पंडित थे या विश्व भर से जो दूसरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने कहा था कि ये एक ऐसा सिस्टम अपना रहे हैं चुनाव का जो शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या जो है मोस्टली अनपढ़ है, इलिटरेट है। लेकिन भारत ने दिखाया
इलिटरेट होने के बावजूद भी हमारे देश में पहली बार जो एपीटीपी सिस्टम अपनाया और ये इसके जो रिजल्ट जो रहे एक चमत्कारिक रिजल्ट रहे। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इसमें और कह सकते हैं कि अपने आप में एक सक्सेसफुल रहा। आज तक हम इस लोकसभा चुनाव के लिए इस सिस्टम को अपनाए हुए हैं। तो कहने का मतलब जो एपीटीपी सिस्टम है इज नोन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी। अपने सिंप्लिसिटी के कारण इस अपना जो साधारण एक आम नागरिक के भी समझ में आता है, इसके लिए जाना जाता है। सेकंड चॉइस, जैसा कि मैंने आपसे बात की थी, जो एपीटीपी सिस्टम है सर्वाधिक मत वाली की, इसमें क्लियर चॉइस वोटर के सामने होती है। वोटर्स को बेटा पता होता है कि हमारे चुनाव क्षेत्र से कौन कौन कैंडिडेट है, उनका इतिहास क्या है, पूरी पार्टी ने किस कैंडिडेट को वोट डाला है। तो क्लियर एक चॉइस हम प्रेजेंट करते हैं वोटर्स के सामने, वो उनके लिए अपना निर्णय लेने में काफी आसान होता है। जबकि अगर इसके विपरीत हम देखें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में, यह पॉसिबल नहीं होता है। उनको कई बार तो अपने कैंडिडेट का नहीं पता होता। यहाँ पे पार्टियां डोमिनेट करती हैं और कैंडिडेट का इतना ज्यादा चेहरा सामने पब्लिक के नहीं आता है। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, चॉइस फॉर द वोटर्स नॉट ओनली पार्टीज बट फॉर द कैंडिडेट। व्हाइल पीआर सिस्टम वोटर्स आर आस्क्ड टू चूज अ पार्टी। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो एपीटीपी सिस्टम है सर्वाधिक मत वाले की विजय वाला जो प्रणाली है, इसमें पार्टी के बारे में, कैंडिडेट के बारे में पहले से ही द वोटर्स आर वेल कन्वर्जेंट। उनको वोटर्स को पहले पता होता है हम किसको वोट डालने जा रहे हैं, कैंडिडेट कौन है, पार्टी कौन सी पार्टी है। तो छवि को, कैंडिडेट की छवि के बारे में उनको पता होता है, उसके कैरेक्टर्स के बारे में पता होता है, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पता होता है, उसके एजुकेशन के बारे में पता होता है और उसका पहला का बैकग्राउंड, जो इससे पहले उसका किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है, बैकग्राउंड कितना उस चुनाव क्षेत्र में काम किया है, वो सब कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, पार्टी की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो इसका मतलब वो डिसीजन लेने में काफी उनको इजी हो जाता है। पीआर सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। पीआर सिस्टम में नॉट बी सुटेबल फॉर गिविंग स्टेबल गवर्नमेंट। इजराइल को अगर हम देखें, वहां पर पूरे देश के जो जनरल इलेक्शंस होते हैं, दे हैव अडॉप्टेड द पीआर सिस्टम, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को उन्होंने अपनाया हुआ। वहां पर जो टर्म है लोकसभा का 4 साल का, आई थिंक इट इज फॉर द 4 इयर्स। और अगर पीछे का इतिहास उठाकर देखें तो कहते हैं कि कोई भी जो सरकार है अपना फुल टर्म पूरा नहीं कर पाई, यानी कि वहां पर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पाती है, क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में हर पार्टी को उसके फेवर में जितने वोट गए उस अनुपात में उनको सीटें मिल जाती हैं। यानी कि 2% से ज्यादा वोट जिस भी पार्टी को मिलेंगे, सपोज करो किसी एक पार्टी को 37% वोट मिले, तो he can field the 37 कैंडिडेट फ्रॉम द कंट्री। वो 37 कैंडिडेट्स उसकी पार्टी के सरकार में बनकर आने वाले हैं। किसी पार्टी को 12% वोट मिले तो उसके 12 कैंडिडेट सरकार में होंगे, और अगर किसी पार्टी को 4% वोट मिले हैं तो 4 कैंडिडेट होंगे। यानी कि एक जो सरकार का जो स्वरूप होगा उसमें हर पार्टी को तो रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, लेकिन स्टेबल गवर्नमेंट की संभावना नहीं है। यानी कि हर बार एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनना तय है, और कोएलिशन गवर्नमेंट के अंदर खींचतान की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती हैं। उनके अपने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, विचारधाराओं के डिफरेंसेस होते हैं, और साथ में अपने खुद के इंटरेस्ट होते हैं, और किस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका देखभाल करना होता है। तो इस वजह से जो उनमें एक सामंजस्य की जो भावना है वो नहीं डेवलप हो पाती है। इसलिए इन मतभेद की वजह से कभी मतलब एक सामूहिक रूप से कोई डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में देरी होती है, या निर्णय नहीं ले पाते हैं। कारण यही है कि जो इजराइल और फिलिस्तीन का जो मामला है वो उसको रिजोल्व करने में उनको काफी वक्त लग गया, और अभी भी फाइनली इनफैक्ट फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंचे, क्योंकि जो आम सहमति की संभावनाएं कम होती है। वहीं अगर इसके आप सर्वाधिक मत वाले प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो इसमें आपको जो वोट का परसेंटेज है
उससे ज्यादा सीटें मिलती हैं, जैसे कि हमने 1984 के चुनाव की बात की थी, तो उसमें क्लियर मेजोरिटी मिलने की ज्यादा संभावनाएं होती है, सरकार स्टेबल होने की ज्यादा संभावना। नेक्स्ट हो गया द एपीटीपी सिस्टम गिव द लार्जेस्ट पार्टी सम एक्स्ट्रा बोनस सीट्स। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि एपीटीपी सिस्टम में, जैसे कि हमने एग्जांपल के लिए 1984 का चुनाव लिया था, या फिर आप 1914 के 2014 के इलेक्शंस को ले लीजिए, या फिर 2019 का जो इलेक्शंस में जिसके परिणाम आए उसको ले लीजिए। जो टोटल वोट का जो परसेंटेज है भारतीय जनता पार्टी या उसके साथ वाली पार्टी, उसको जो कोएलिशन है उनकी, उनको भी लगभग 47-48% के लगभग वोट मिले या इससे कम मिले, लेकिन सीटें उनके पास में काफी इससे ज्यादा है। तो बोनस के रूप में उनको सीट ज्यादा मिल जाती हैं, परसेंटेज ऑफ वोट से सीटें कहीं ज्यादा मिलती हैं, और इसका परिणाम ये होता है, रिजल्ट ये होता है कि स्टेबल गवर्नमेंट दे पाते हैं। जैसे कि आज आप देख पा रहे हो अपने देश के अंदर जो सरकार है वो स्टेबल गवर्नमेंट है। नेक्स्ट हो गया नंबर 6, पीआर सिस्टम इनकरेजेस ईच कम्युनिटी टू फॉर्म इट्स ओन नेशन वाइड पार्टी। अपने आप में ड्रॉबैक की बात करें पीआर सिस्टम के, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कि हर कम्युनिटी अपनी अपनी एक पार्टी बना बैठती है पीआर सिस्टम के अंदर, क्योंकि उनको पता है अगर हमें 2% से ज्यादा वोट मिल भी जाएंगे, तो अगर मान लो कि 3% भी वोट मिले, तो हम भी एटलीस्ट हमारे को 3 कैंडिडेट तो हम सरकार में दे ही पाएंगे। तो अपने आप में जो कम्युनिटी के ऊपर बेस्ड पार्टियां खड़ी हो जाती हैं, उनको पता है कुछ वोट तो हमारे फेवर में, कम्युनिटीज हमारी जो धर्म के आधार पर अगर वोट डाला जाएगा तो कुछ वोट तो हमारे फेवर में आएंगे। नेक्स्ट होता है कि सिस्टम आल्सो डिस्करेजेस टू गेट ऑल द वोट्स फ्रॉम वन कास्ट और कम्युनिटी। एक्सक्यूज मी, हेलो बेटा, मम्मी वाले फोन पे कर लो बेटा। सॉरी, तो पीआर सिस्टम इनकरेजेस ईच कम्युनिटी टू फॉर्म, ये हमारा डिस्कस हो गया। द सिस्टम आल्सो डिस्करेजेस टू गेट ऑल द वोटर्स फ्रॉम वन कास्ट और कम्युनिटी। जो एपीटीपी सिस्टम है, ये सिस्टम मतलब कास्ट और कम्युनिटी के बेसिस के ऊपर डिस्करेज करता है कि वोट डाले जाए। समझ गए कि कास्ट और कम्युनिटी के आधार पर वोट डाले नहीं जाते। हम बात करें सर्वाधिक मत प्रणाली के बारे में। और नेक्स्ट हो गया राइज ऑफ द कोएलिशन make it possible new and smaller parties to enter into the electoral competition। जो सर्वाधिक मत वाले जो विजय, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले की विजय सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि जो छोटी से छोटी पार्टियां हैं वो भी राष्ट्र स्तर पर अपना वर्चस्व दिखा पाती हैं। जैसे कि आज के दिन अपने देश के अंदर जो एनडीए का नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो सरकार है, इसके अंदर कुछ क्षेत्रीय पार्टियां, या फिर आप बात करें 99 की बात करें, जब माननीय उस तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार देखें तो तमिलनाडु के अंदर जो उनकी क्षेत्रीय पार्टी थी, बात करें, या फिर बात करें डीएमके की बात करें, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की बात करें, या आंध्र प्रदेश की टीडीपी की बात करें, वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, लेकिन उनको इतना इंपॉर्टेंस मिला कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी वो पहचान बना पाई। ये इनके क्षेत्रीय दलों को भी, ये जो कोएलिशन का जो इलाका चल रहा है, उनमें उनको भी इंपॉर्टेंस मिलता है। तो ये तो बात की हमने। आज एक किस्म से कह सकते हो कि इंडिया ने एपीटीपी सिस्टम, सर्वाधिक मत वाले की जो विजय है, इस सिस्टम को क्यों अपनाया है। दूसरा एक कंपैरिजन ही आप समझ सकते हो कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और आपके एपीटीपी सिस्टम के बीच में एक तुलना हमने आज कर ली है। इसके नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।
press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.